नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कदम कदम पर नए इम्तिहान रखती है जिंदगी, हमारा कितना ख्याल रखती है। जीवन में इम्तिहान यानी परीक्षाएं जीवन का भाग होती है और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। स्कूल की परीक्षा, कॉलेज की परीक्षा और फिर जीवन में आने वाले अलग अलग इम्तिहान न सिर्फ हमें मजबूत बनाते हैं बल्कि आने वाली जिंदगी के लिए तैयार भी करते हैं। लेकिन कभी कभी परीक्षा का तनाव या दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि न सिर्फ व्यक्ति की परफॉर्मेंस यानी वो किस तरह से उसमें परफॉर्म करता है वो प्रभावित होने लगता है, बल्कि कहीं ना कहीं उसे अपनी क्षमताओं पर भी शक होने लगता है। आवश्यकता है कि चाहे जीवन का इम्तिहान हो या फिर बोर्ड की परीक्षाएं, अपने आप को उसके लिए तैयार किया जाए और तैयारी ही वो माध्यम है जिससे हम न सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं में, स्कूल की परीक्षाओं में, किसी एग्जाम में या फिर जीवन में आने वाली मुसीबतों के लिए खुद को तैयार और सशक्त बना सकते हैं। कैसे हो सकता है ये सब बताएंगे विशेषज्ञ और साथ ही ये भी समझाएंगे कि किस तरह से सरलता से बोर्ड की परीक्षाएं आप दे सकते हैं और वो तनाव जो माता पिता को होता है और कहीं ना कहीं उस तनाव को वो बच्चों तक पहुंचाते हैं, उसमें किस तरह से बदलाव लाने हैं और कैसे परीक्षाओं के लिए स्वयं को तैयार करना है और ये मान लेना है कि परीक्षाएं जैसी भी हो जीवन का अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है, वो मार्ग है जिस पर चलकर किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कैसे हो सकता है ये सब और किस तरह का सावधानी आपको उसमें रखनी है, किस तरह का आहार रखना है जिससे बेहतर तरीके से परीक्षा का सामना किया जा सके और बोर्ड की परीक्षाओं का आनंद लिया जा सके, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं श्री अनिल कुमार, प्रिंसिपल DPS RK पुरम, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में विस्तार से बताने के लिए कि तनाव जिसको बहुत ही नेगेटिव तरह से लिया जाता है, नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं और सकारात्मक तरीके से कैसे परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। यदि कोई लक्षण बच्चों में आता है तो क्या आपको ध्यान रखना है और कब आवश्यकता है एक मनोचिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ से बात करने की, काउंसलर से बात करने की, ये बताने के लिए उपस्थित है डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, सीनियर साइकियाट्रिस्ट, मूलचंद मेडिसिटी, एंड ही स्पेशलाइजेज इन एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ। विशेष तौर पर जब परीक्षा की घड़ी आती है तो न सिर्फ तनाव बढ़ता है बल्कि आहार विहार ये सभी प्रभावित होने लगता है। कुछ बच्चों को भूख नहीं लगती है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं। इसके लिए किस तरह का खान पान और आहार विहार आपको रखना है, सही पोषण बच्चों को और किशोरों को कैसे मिल सकता है इस दौरान, ये बताने के लिए उपस्थित है डॉक्टर अनुजा अग्रवाल। She is former senior expert dietetics, All India Institute of Medical Sciences, and expertise are pediatric nutrition. और विशेष तौर पर जब बात आती है बहुत देर तक पढ़ने की, रात रात भर जागने की, तो कहीं ना कहीं बच्चों में चिंता के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। कुछ का वजन बढ़ने लगता है तो कुछ को कुछ अन्य समस्याएं होने लगती हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में मन को कैसे शांत रखना है और योग की वो कौन सी क्रियाएं और आसन हैं जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, ये बताने के लिए उपस्थित है सागर अधिकारी। आप योग शिक्षक हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं जब आती हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि परीक्षा बच्चों की नहीं है बल्कि माता पिता की है। इसलिए न सिर्फ माता पिता का तनाव कम करने की आवश्यकता है और उन किशोरों को जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं उन्हें सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। इस तमाम विषय से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज के टोटल हेल्थ के माध्यम से। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ और आइए ये समझ लेते हैं कि परीक्षा का तनाव किस तरह से बच्चों को प्रभावित करता है और वो कौन से कारक हैं
जो बाधा बनते हैं उनके परीक्षा देने में और साथ ही कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति को और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षा का तनाव कई छात्रों को परेशान करता है। बोर्ड की परीक्षा हो तो ऐसे में तनावग्रस्त रहना काफी छात्रों के लिए समस्या बन जाता है। बच्चों को बहुत तनाव उस वक्त होता है जब उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली होती हैं। परीक्षा से पहले पढ़ाई करना, काफी समय पढ़ते रहना, याद करने का काम उनके लिए मुश्किल बन जाता है। ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं होती जिनको परीक्षा देनी है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य, खास तौर पर माता पिता भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा का तनाव लेना कैसे हानिकारक हो सकता है, ये समझना आवश्यक है। तनावग्रस्त रहने का प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य, व्यवहार और परीक्षा की तैयारी पर पड़ता है। तनाव यदि अधिक हो तो इसके कारण आत्मविश्वास में कमी, शारीरिक ऊर्जा कम हो जाना, परीक्षा की तैयारी ठीक से न हो पाना, एकाग्रता में कमी और याद करने में समस्या या परीक्षा में भूल जाना, ये तमाम समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से परीक्षा नहीं दे पाता। आमतौर पर तनावपूर्ण माहौल परीक्षा देने के बाद भी समाप्त नहीं होता, बल्कि परिणाम आने तक चलता रहता है। परीक्षा की तैयारी के समय तनाव को दूर रखना जितना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की तैयारी सही तरीके से करना। परीक्षा की तैयारी के लिए सही योजना बनाना और पढ़ने के लिए सही समय निर्धारित करना उपयोगी है। पढ़ने के लिए वातावरण शांत होना चाहिए, वहीं आरामदायक जगह होनी चाहिए जिससे बिना शोर के बच्चा आसानी से वहां पढ़ सके। परीक्षा के दिनों में उन्हें सही मात्रा में पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। आवश्यक है कि तनाव के कारण को पहचानें, तनाव को दूर करने के उपाय करें, जिससे छात्र बेहतर ढंग से परीक्षा पूरी कर सके और परीक्षा में सफल हों। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। तो किस तरह से एग्जामिनेशन स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और कौन से वो प्रभावशाली उपाय हैं जो आपके लिए उपयोगी और सहयोगी हो सकते हैं इन परीक्षाओं के लिए, ये बताएंगे विशेषज्ञ। समझ लेते हैं कि परीक्षा का महत्व दरअसल हमारे जीवन के लिए है क्या। सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, आपसे समझना चाहेंगे कि कितना महत्व रखती है परीक्षा या इम्तिहान किसी भी व्यक्ति के जीवन में और तैयार करने में उसे, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है जो परीक्षा की जटिलताएं हैं या जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती रहती है। आने वाले जीवन के लिए खुद को तैयार किया जाए, इसलिए कम उम्र से ही परीक्षाओं का कितना महत्व आप मानते हैं? बहुत बेहतरीन बात है किरण जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशोरों का जीवन यानी कि किशोर अवस्था जो है, खासकर हमारे देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। तमाम जनसंख्या अगर हम देखें, करीब 30 करोड़ की आबादी हमारे देश की किशोर अवस्था की है, यानी कि 10 साल से करीब 19 साल की उम्र के जो हमारे बच्चे हैं। जाहिर है कि इस दौर से गुजरते हुए यहाँ से हम एक पहल से आगे चलते हैं तो शारीरिक परिवर्तन है, मनोदिशा का चुनौती है, कई बार सामाजिक तत्व होते हैं, पहल होते हैं जो हमारे ऊपर कई प्रेशर डालते हैं। एक ये जो परीक्षा है, तमाम इम्तिहानों के श्रृंखला में एक परीक्षा जो बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा है, नेचुरली प्रेशर डालती है, टेंशन बढ़ती है, क्योंकि कई बार माहौल तनावग्रस्त हो जाता है। मेरा घर हो, परिवार हो, स्कूल का वातावरण है, अपने दोस्त हैं, कहीं ना कहीं जो घूमता फिरता एक तनाव है वो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और उसके अपने व्यक्तिगत संतुलन पर कहीं ना कहीं आंच डाल देता है। ये पहचानना ज़रूरी है। हम ये भूल जाते हैं कि किशोर अवस्था एक बहुत खूबसूरत समय है ज़िंदगी से परिचय लेने का, एक भूमिका लेने का। आगे चल के बच्चा कॉलेज जाता है, ज़िंदगी को और जूझने की कोशिश करता है, जीवन कौशल शिक्षा से मुकाबला करता है। लेकिन अभी जो तनावग्रस्त परिस्थितियां होती हैं उनको हमें सिर्फ पहचानना है, जिसको हम अर्ली रिकग्निशन कहते हैं। क्योंकि तनाव होना जाहिर है, लेकिन तनाव पीड़ित होना पहचानना ज़रूरी है, माँ बाप से, टीचर से या अपने दोस्तों की तरफ से। जी, जाहिर तौर पर। और तनाव को कौन सा व्यक्तित्व किस तरह से ले रहा है, इस पर भी निर्भर करता है कि तनाव का परिणाम या प्रभाव कितना अधिक होगा। अनिल जी, हम सभी ने परीक्षाएं दी हैं और बचपन से देते आए हैं।
क्या आपको लगता है कि जो हमारे एटीट्यूड में बदलाव है कि सबको 98% 99% चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मान लीजिए कि जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है वो इस हद तक बढ़ जाना कि उसका प्रभाव बच्चे पर इतना अधिक होता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि बस अगर बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। किस तरह से बताना चाहेंगे जो एक एटीट्यूड में बदलाव है, हमारे नज़रिए में बदलाव है और जो बाहर के तत्व हम सभी पर हावी होते जा रहे हैं, क्या एक फैक्टर सिद्ध होता है समस्या को बढ़ाने में और जो उसकी नकारात्मकता है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ रही है? देखिए, जैसे आपने बोला 98% या 100%, पिछली बार तो कई बार बच्चों के 100 में से 100 पाँचों ही सब्जेक्ट में आ गए, ये दूसरे बच्चों पर इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए कि परीक्षा का मूल जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि तुम्हारा मूल्यांकन किया जा रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। अगर आपने मूल्यांकन को ऐसे देखना है कि मेरा इसके प्रति इस बच्चे से उस बच्चे को कंपेयर करना है तो ये गलत है। लेकिन अगर मैं आज यहाँ पर हूँ और आज से कल बेहतर हूँ तो ये मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और बच्चे को भी। हम करते क्या हैं, हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। वो कंपैरिजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बजाय इसके कि किसी और चीज़ की। अब आप कहेंगे कंपटीशन है तो कंपैरिजन होगा ही, लेकिन अब अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन अपने साथ रखिए, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि जीवन हमने अपने साथ जीना है, किसी और के साथ नहीं। अब आप कहेंगे समाज का ये तनाव तो आपके ऊपर आएगा ही। तो जब हम अपने आप को पहचान पाएंगे कि हमारी ये क्षमताएं हैं, ये हमारी स्किल्स हैं, तो हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस उद्देश्य को नहीं ले रहे हैं तो हम किसी भी सूरत में एक ही दिन में या एक ही महीने में या 6 महीने में आप सोचें कि 50% से 90% हो जाएंगे, आसान नहीं है। हाँ, कई बार बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि अगर मुझे इसको किसी भी तरीके से डील करना है तो इसका आसान तरीका ये है कि मैं अपने आप पर केंद्रित रखूँ, बच्चा अपने आप पे फोकस रखे, बच्चों को एक स्पेसिफिक यूनिट देखा जाए, उसको टोटलिटी में कंपैरिजन ना किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कार्यक्रम की शुरुआत में ही आ गया है कि कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, ऐसा होता नहीं है। माता पिता ऑटोमेटिकली बच्चों को ये बताने लगते हैं कि तुम्हारे कजन्स, तुम्हारे फ्रेंड्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे डालते हैं, क्योंकि बच्चों में अभी तक शायद अगर कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उतनी समझ भी कहा जाए या केयर फ्री होते हैं बच्चों के ऊपर, इतना प्रेशर आना कहीं और से ही आता है। इसमें कोई बात डाउट ही नहीं है। हमारे देश में खासकर जब बच्चे किशोर अवस्था से जूझ रहे हैं, वर्तमान से जूझ रहे हैं, एक छोटा सा पहल है, परीक्षा आई है, लेकिन जैसा अब उनको समझाया जा रहा है, बच्चे खुद भी समझना चाह रहे हैं कि इस पहल में पहला कदम जो है ज़िंदगी का, मैं अपनी उम्मीदों के अनुसार भी चलूं, मुझे प्रोत्साहित करिए, मैं अपने सपने देखूं, मुझे प्रेरणा दीजिए, मैं तुलना का शिकार ना बनूं, मेरे सार्थक बनिए। अब बताइए कि अगर इन तीनों बातों को हम जोड़ के चलें और एक पारिवारिक माहौल स्कूल में बनाया जाए और एक स्कूल का माहौल, एक संवेदना का, एक सारथी का माहौल घर में बनाया जाए, तो ये बातें उतना तनाव पीड़ित नहीं करेंगी बच्चों को। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम अपने सपने, माँ बाप हों या ग्रैंड पेरेंट्स हों, भाई बहन हों, हम अपने सपनों की दुनिया बच्चों की नज़र से देखने लगते हैं। बच्चों को अपने नज़र से अपने सपने देखने हैं, उसकी प्रेरणा दीजिए, तनाव कम हो जाता है। क्योंकि आज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्यों है? क्योंकि परफॉर्मेंस पर, मार्क्स पे जब जोर दिया जाता है परिवार में, तो बच्चे की गति जो है, गति और रफ्तार जो है प्रिपेयर करने की, उसमें आँच आ जाती है। तो सेलिब्रेट करिए कि आप एक एक कदम जो आगे चल रहे हैं उसका अनुमान बच्चे को लगाने दीजिए। वो जो छात्र है वो जानता है कि उसकी काबिलियत क्या है, उसको प्रोत्साहित करिए। कहते हैं ना कि लेट हिम डू हिज बेस्ट एंड लेट हिम टेक एडिक्वेट रेस्ट। होता क्या है, कई बार हम तो आराम कर लेते हैं लेकिन बच्चों में तनाव डाल देते हैं, और ये अब जानना ज़रूरी है कि उसके लक्षण क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे खुद पहचान नहीं पा रहे हैं कि लक्षण कई बार हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेरे ड्रीम्स बच्चों के ऊपर चले जाते हैं। माँ बाप कई बार कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बस ये डॉक्टर, इंजीनियर या MBA या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। आज उनको पता नहीं है कि कम से कम 300 से ज़्यादा करियर्स अवेलेबल हैं
हर बच्चे के उम्मीदों के लिए, टैलेंट के लिए, हुनर के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में व्यवसाय अवेलेबल है। तो मिलके वार्तालाप जो है, चर्चा जो है, एक संवेदनाजनक जो परिस्थिति है, कई बार बच्चों के तनाव को कम कर देती है। बिल्कुल, और तनाव कम करने के लिए आवश्यक है कि अपने नजरिए को बदला जाए, एटीट्यूड को बदला जाए और ये समझा जाए कि परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है, जीवन का अंत नहीं है। तो परीक्षा में नंबर चाहे कैसे भी आए, जीवन चलता रहेगा और कई और नई दिशाएं भी मिलती रहेंगी। डॉक्टर अनुजा, किस प्रकार के बदलाव आप देखती हैं, स्पेशली जो एग्जाम टाइम होता है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी देर तक पढ़ना होता है, कुछ बच्चे जो है रात को जाग कर पढ़ते हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते हैं, खान पान में कुछ को लगता है कि एक्टिव रहना है तो क्यों ना कुछ इस तरह की ड्रिंक्स ली जाए, इस तरह का खान पान लिया जाए जिसमें कार्ब डाइट काफ़ी यूज़ की जाती है। कैसे बदलाव आते हैं और क्या प्रभाव देखती हैं ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात की जाए, क्योंकि खाना कहीं छूट जाता है जब पढ़ाई पर पूरा ध्यान हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और खान पान पे ध्यान देना इस दौरान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि इस समय कोई नई चीज़ आप ट्राई ना करें, क्योंकि आपने अपने दोस्तों से सुना हुआ है कि ये हेल्दी होता है, तो इसको हम ट्राई करें, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हो सकता है अनुरूप ना हो। तो घर का खाना, जो नॉर्मल खाना बनता है और जो आप हमेशा से यूज़ टू रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे देखा किसी भी टाइम पे कोई फ्रेंड्स बोल रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं कि इसमें बहुत इम्यूनिटी है, इसको आप बहुत एनर्जी लेवल्स हाई हो जाएंगे, या आपको एग्ज़ाम के दौरान ये चीज़ें खानी चाहिए, तो इससे आपका सिर्फ उसी टाइम कोई चीज़ नई शुरू करने से आपके एनर्जी लेवल्स हाई होंगे या आप उसको अच्छे से उसके अनुरूप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले सिंपल रखें, अपने घर का खाना जिसको आप हमेशा खाते रहें वो खाएं। दूसरी बात ये है, बाज़ार का रेडी टू ईट फूड या बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत ज़्यादा स्वीटेंड चीज़ें, इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें जो होता है सडन सर्ज ऑफ एनर्जी है, आपको सडनली एक एनर्जी मिलती है, लेकिन उसी तेज़ी से जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या स्वीटेंड होते हैं वो उसी तेज़ी से वो नीचे भी आते हैं जी, राइट। तो इसीलिए वो सस्टेन्ड एनर्जी जो होती है वो कभी आपको नहीं मिल पाती है। तो सस्टेन्ड एनर्जी के लिए आपको ज़रूरी है कि ऐसे खाना खाएं जो कि आपके लेवल्स को, एक तो शुगर को बहुत ऊपर ना बढ़ाएं और सडनली नीचे ना लाएं, और कम से कम 2.5-3 घंटे के लिए सस्टेन रखें जी, राइट। सो आप जिस तरीके से एनर्जी बूस्टर्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, तो उसका यही है, वो एकदम से सर्ज ऑफ एनर्जी है, आपको लगेगा आप बहुत फ्रेश हैं, फोकस्ड हैं और आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसी रेट से वो नीचे भी आते हैं। और कई बार उसमें कैफ़ीन होता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है आप उसके ज़्यादातर एनर्जी बूस्टर से, और यूरिनेशन इंक्रीज़ हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। जी। तो ऐसे में क्या खाना है और क्या नहीं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले एक कॉलर है फ़ोन लाइन पर, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, गौरव जी हैं हमारे साथ। गौरव जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? थैंक यू मैम। मेरा सवाल नागपाल सर से और अनिल सर दोनों से है जी। मेरा बेटा 9th क्लास में है। तो कोरोना के बाद जो ऑनलाइन जो पढ़ाई की व्यवस्था बढ़ी है, उसके बाद बच्चे जो है लिखने की प्रवृत्ति से बचने लगे हैं जी। तो नागपाल सर से सवाल यह है कि बच्चे कैसे और चोरी छुपा गेम खेलना और नजर बचा के और कुछ भी कहने से लिखने से बचना, एक प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। मतलब मैंने स्कूल में शिकायत की थी, लेकिन मतलब नतीजा सिफर निकला, कुछ नहीं हुआ जी। तो इससे कैसे इसकी प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए मैम, कि बच्चे दोबारा लिखेंगे नहीं तो फिर उनको नंबर कैसे मिलेगा? राइट, डॉक्टर नागपाल। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक टाइम था जब तमाम देश पढ़ाई तो कर रहा था और अध्ययन भी करने का एक मौका बड़ा अच्छा था। टीचर्स के लिए भी जो हमारे एजुकेशन वॉरियर्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन शायद विश्व भर में इतना हुआ ही नहीं जितना इंडिया में अच्छा हो गया जी। लेकिन साथ साथ ये बात हुई है कि कहीं ना कहीं वर्चुअल जो पैटर्न था स्टडी का, बच्चों की स्टडी का पैटर्न या उनके अपने लेख का पैटर्न जो था वो कहीं ना कहीं किताबों से हट गया। एक आपको आश्वासन मैं देना चाहूँगा कि कई करोड़ों बच्चों के साथ अब परिस्थितियाँ बेटर भी हो गई हैं, ऐसी बात नहीं है। खासकर जब किशोर अवस्था के बच्चे हैं, वो आप रोज़ थोड़ा सा एक आध पन्ना भी अगर लेख में ध्यान दें, बच्चों के साथ बैठकर अगर आप पढ़ें, टीचर्स भी एनकरेज कर रहे हैं,
वो सब धीरे धीरे अपना वापस आ जाता है। देखिए ये अवस्था ही ऐसी है कि ब्रेन बहुत लेबाइल और मोबाइल होता है, और कहीं ना कहीं हमारे ऊर्जा जो शरीर की होती है, केमिकल्स जो होते हैं, अडेप्टेबिलिटी और एकोमोडेशन कर लेते हैं। तो कोई इसमें निराश होने की बात नहीं है। हम सब थोड़ा समय दें, लेख में ध्यान दें, लिखत पढ़त में कहीं कोई मुश्किलात की बात ऐसी नहीं दिखाई देगी। आने वाले समय में बच्चे जानते हैं कि उन्हें एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो तो पेन और पेपर से ही लिखना है। जी, और जाहिर तौर पर अगर बच्चों को आप चाह रहे हैं कि मोबाइल या इंटरनेट का कम इस्तेमाल करें, तो आपको खुद भी आदत डालनी होगी, क्योंकि बच्चों को जो सिखाया जाता है उससे अधिक बच्चे वो सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। अनिल कुमार जी, क्या आप टिप्स बताना चाहेंगे? ये जो इस समय का इम्पॉर्टेंट टाइम बचा है, लगभग जो है एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने लगे हैं, अगर बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है अभी तक, कुछ ऐसे टिप्स जिससे कुछ विशेष बातें ध्यान रखी जाए, कोई स्ट्रैटेजी जो फॉलो करी जा सकती है और उनके लिए बेनिफिशियल होगी, कम समय में लेकिन अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सके, या अपनी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए? किरण जी, मैं डॉक्टर नागपाल के उस पिछले क्वेश्चन से ही थोड़ा आगे बढ़ूंगा जी। उसमें जैसे पेरेंट ने अपनी इच्छा जाहिर की कि बच्चा लिख कम रहा है, तो देखिए ऑडियो विजुअल सुनना और देखना अगर साथ साथ किया जा रहा है तो ऐसा बताया गया है साइंटिफिकली कि अगर इसको लगातार घंटे दर घंटे 20-21 दिन देखा जाएगा तो ये एडिक्शन की स्टेज ले आता है। तो बच्चा उस स्टेज तक ना जाए, उसके लिए आवश्यक है कि बच्चे का कंपेनियन मोबाइल ना बने या कोई गैजेट ना बने, वो कंपेनियन या तो मम्मी पापा बने या कोई सिबलिंग बने या कोई मैदान बने। तो फिजिकल एक्सरसाइज उस डायरेक्शन में इसको आसानी से ले जा सकती है जी। अब सवाल उठता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे टिप्स फॉर द एग्जामिनेशन, देखिए बड़ा सिंपल है। ये जो तनाव है ना, ये तनाव होना, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये नेचुरल है। जैसे आपने मुझसे अभी सवाल पूछा, ये तो मैं कोई तैयार होकर के नहीं आया हूं कि मुझे किस सवाल का जवाब देना है। तो अगर मान लीजिए मुझे पता है कि किसी अननोन चीज को डील करना है तो तनाव एक नेचुरल है। यहाँ चीज हमें पता है कि मैथमेटिक्स का पेपर 20 तारीख को होगा, 25 तारीख को होगा, इन एरियाज में होगा, क्लास पता है, सब्जेक्ट पता है, सारी चीज़ें पता हैं, तो इसमें अननोन तो कुछ भी नहीं रह गया है। अब सिर्फ रह गया है तो तैयारी हमने शायद उतनी नहीं की है जो इसका एक कारण हो सकता है। कुछ बच्चों में फिजियोलॉजिकली यानी कि उनके शरीर की संरचना कुछ ऐसी होती है कि इतना होने के बावजूद भी उनमें वो तनाव नेचुरली आ जाता है। तो पहली बात तो एक्नॉलेज करिए कि तनाव आना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होना आवश्यक भी है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो टॉक्सिक ना हो जाए, उससे बचना है। उसके लिए मैं कहूँगा कि टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चा अपने पूरे 24 घंटे को सबसे पहले डिवाइड करे कि मुझे कैसे कैसे इस 24 घंटे को बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करना है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी बच्चा 8 से 9 घंटे से ज़्यादा दिन में नहीं पढ़ सकता है, इवन परीक्षाओं के दौरान। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेस बनाएगा किसी स्टेज पे जाकर के। ज़रूरी क्या है, हमारे को अपने टाइम को बांटना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बोर्ड की डेट शीट दिसंबर में ही रिलीज़ हो गई इस बार, तो अब अगर आपको 3 महीने पहले ही पता है, 2.5 महीने पहले ही पता है कि इस दिन ये पेपर होना है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि बोर्ड की परीक्षा चाहे वो 10वीं की है चाहे वो 12वीं की है, किसी भी सूरत में अगर एक बच्चा एक एवरेज इंटेलिजेंस के बराबर भी है तो मैं मानूंगा 7 से 8 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई की आवश्यकता दिन में नहीं है। लेकिन अब करना कैसे है, उसको मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, तो जो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसको मैं सबसे पहले कवर करूं, जिससे कि एटलीस्ट मेरा एक सब्जेक्ट मेरे काबू आ जाए। फिर जो मेरा सब्जेक्ट सबसे कम इंटरेस्ट का है उस पर मैं थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करूं जी, क्योंकि जिस पढ़ने से ही इंटरेस्ट बनेगा। अगर आपने उसको उठा करके एक साइड में रख दिया तो इंटरेस्ट उससे बिल्कुल ही हट जाएगा। तो यानी कि अगर मान लो मैंने कहा कि मैं 8 घंटे की बात कर रहा हूं, तो उसमें से 2 घंटे आपने इंटरेस्ट पर लगाए, 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पर लगाए, और आधा घंटा आपने इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस पर भी लगाए, तो आप तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन धीरे धीरे बच्चे के अंदर वो एक क्षमता बिल्ड कर देगा कि वो जिसको नहीं चाहता उसको भी डील करना शुरू कर सकता है। प्लस अगर मान लीजिए गैप है पेपर के अंदर, उसको पहले एनालाइज कर ले कि इसके लिए बेसिक हमारे को इतने दिन मिलेंगे, इतने घंटे की परीक्षा की मुझे आवश्यकता है, इतना मैं कर चुका हूँ, इतना मुझे करना बाकी है। अब अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपने जैसे पूछा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लो पीछे से कम पढ़ाई की है उसने, तो उसके लिए कैसे करना है, तो मैं कहूँगा बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है उसको ध्यान में रखा जाए कि किस टॉपिक को कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं और उस ऑर्डर में उसको पढ़ना शुरू किया जाए, ये हेल्प देगा।
जी, और इसीलिए सही समय का प्रबंधन करना यानी टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। और वो बच्चे जो दिन भर किताब लेकर बैठे रहते हैं इस डर से कि माता पिता देख रहे हैं या नहीं, वो कितना सीख पाते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सही तरह से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे और तनाव भी कम रहेगा। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से और बताएंगे विशेषज्ञ आपको कि कैसे परीक्षा के तनाव को आप कम कर सकते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। इस बार परीक्षा पर चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे और उनकी टेंशन को छूमंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एग्जाम स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है ये बता रहे हैं विशेषज्ञ। और क्योंकि ये एग्जाम या परीक्षा की घड़ी है, बच्चे कई घंटों तक लगातार पढ़ते हैं और कई तरह की शारीरिक समस्याएं, गर्दन में दर्द हो या इस तरह की चीज़ें उन्हें परेशान करने लगती हैं। हमारे साथ हैं योग शिक्षक सागर अधिकारी जी। सागर जी, कौन सी क्रियाएं बताना चाहेंगे जिससे ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे और जो छोटी छोटी समस्याएं बच्चों के लिए बाधा या चुनौती बनती है वो भी कम हो जाए? सामान्य तौर पे तनाव का जो विपरीत शब्द होता है वो शांति होता है, और तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्तर पर हमें प्रभावित करता है। मुख्य तौर पर जो तनाव का प्रभाव है हमारे आँखों पर देखा जाता है, हमारी गर्दन पर देखा जाता है, स्कंध पर देखा जाता है और हमारी कमर पर देखा जाता है। क्योंकि बच्चों को लंबे समय तक पढ़ाई करनी होती है, लंबे समय तक वो बैठते हैं किसी एक जगह पर, इस वजह से हमारे इन शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और समस्याएं बढ़ती है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रियाओं में एक आँखों के लिए अभ्यास करेंगे। अभ्यास का नाम जत्रुत्राटक है। क्योंकि हम लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हमारी आँखों में थकावट हो जाती है और आँखों की मांसपेशियाँ थक जाती है। तो इसी थकावट को दूर करने के लिए, आँखों की मांसपेशियों को शांत करने के लिए ये अभ्यास हम करेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए आप कहीं पे भी बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं, चेयर पर या फिर योगा मैट पर। अब दाएं हाथ को उठाएंगे सामने की ओर, दाएं कोहनी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी और दाएं अंगूठे को आप अपनी आंखों से देखेंगे। बिना पलके झपकाए टकटकी लगाकर अपने अंगूठे को देख जाएं और धीरे धीरे इस दाएं हथेली को, दाएं मुट्ठी को बाएं कंधे की ओर लेके जाएं और जहाँ तक आप देख सकते हैं इसको देखते जाएं। धीरे धीरे इसको सामान्य अवस्था में लेके आएं। पलकें नहीं झपकानी है। आप बाएं हाथ को देखें, बाएं हाथ के अंगूठे को, बाएं हाथ का अंगूठा दाएं कंधे की ओर लेके जाएं और धीमे धीमे इसको वापस सामान्य अवस्था में लेके आएं। इस तरीके से आप इसको 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला अभ्यास आप अपनी पलकों को झपकाएंगे जल्दी जल्दी। एक से 2 मिनट करने के बाद अपनी हथेलियों में घर्षण पैदा करें और अपनी आंखों के आसपास चारों ओर हल्का हल्का दबाव और धीरे धीरे वापस आ जाए। ये आंखों के लिए अभ्यास हुआ। अब
लंबे समय तक बैठने से, क्योंकि झुकाव हमारा इस तरीके से रहता है, हम किताबों को लंबे समय तक पढ़ते हैं, तो हमारी गर्दन में हमें दर्द महसूस होता है। कुछ क्रियाएं गर्दन के लिए आप बैठ के ही इसको कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ठुड्डी आकाश की ओर लेके जाएं, ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी नीचे की ओर, ठुड्डी अपनी छाती से लगाएं। श्वास भरते हुए ठुड्डी ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी नीचे की ओर। सामान्य अवस्था। अब बाएं कंधा, बाएं कान बाएं कंधे की ओर श्वास छोड़ते हुए लेके जाएंगे। सामान्य अवस्था। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था। इसको आप 5 से 7 बार या फिर 10 से 15 बार कर सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ देखें। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ देखें। सामान्य अवस्था। अंतिम अभ्यास, गर्दन को गोलाकार घुमाएं, ऊपर जाएंगे, श्वास भरेंगे, नीचे आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, विपरीत दिशा में घुमाएं, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। सामान्य अवस्था। ये सभी अभ्यास आप 4 से 5 बार या 10 बार कर सकते हैं। जी, आपके पास फिर लौटेंगे सागर जी। उससे पहले, क्योंकि पोषण एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है बच्चों के लिए, डॉक्टर अनुजा, बहुत से बच्चे ऐसा चाहते हैं कि जो भी वो पढ़ रहे हैं बहुत जल्दी ही याद हो जाए। मेमोरी एनहांसर्स का उपयोग भी काफ़ी किया जाता है। कितने प्रभावशाली हो सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स का प्रयोग, और क्या वैसे भी इस तरह का कोई एक मैजिकल सॉल्यूशन हो सकता है कि बस किताब देखी और सब कुछ रट जाए और जो पढ़ा है वो भूले भी नहीं? जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको, ऐसा कोई मैजिक या कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी भी चीज़ में कि आपको एकदम से सब कुछ याद हो जाए। तो जैसे कि पहले भी बोला गया है कि एक तो आपको अपना सिस्टम बनाना है। जब आपको मालूम है 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उसका शेड्यूल बनाएं और पहले से अब तो वो समय है डॉक्टर अनुजा के समय जो है वाकई कम बचा है, तो खान पान को लेकर किस तरह की सावधानी रखनी है? आपने ये तो बता दिया कि बाजार का बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, लेकिन बिंज ईटिंग भी काफ़ी बच्चे करते हैं कि बैठे हैं पढ़ने क्योंकि रात को जाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मंचिंग चलती रहती है। उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है कि हेल्दी स्नैकिंग है, इंस्टेड ऑफ चिप्स ले ली जाए या कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग किया जाए? बहुत सारे बच्चे चाय कॉफ़ी भी अधिक मात्रा में पीने लगते हैं कि खाना नहीं खाना पड़ेगा और एक्टिव भी रहेंगे। किस तरह से हेल्दी चॉइसेस से बदलाव किया जा सकता है? हाँ, तो स्नैकिंग बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और लेट टाइम तक पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, आप वो चीज़ें खाएं जिसमें कि सस्टेन्ड एनर्जी रहे, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप थोड़ी थोड़ी देर में खा सकते हैं और वो एनर्जी एनहांसर्स भी हैं और आपके लिए हेल्दी भी हैं जी। तो वो है नट्स का प्रयोग कर सकते हैं आप, कॉर्न्स का प्रयोग कर सकते हैं, कॉर्न्स खा सकते हैं। बीच बीच में आप थोड़े से हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, जैसे एक अंडा खाना, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, प्रोटीन्स बहुत सारा होता है, वो सस्टेन रहता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ें जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगे वो आपके लिए अच्छी हैं। ड्रिंक्स अगर आप बोलें तो पानी तो बेस्ट है हाइड्रेशन के लिए, जो हमको हाइड्रेट करेगा, और 1 लीटर पानी आपके डेस्क पे हमेशा होना चाहिए, जो आप सिप्स के तौर पे उसको धीरे धीरे करके पीते रहें। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई फ्लेवर्ड चीज़ चाहिए तो ग्रीन टी या फिर लाइम टी वो बहुत अच्छा है बजाय कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफीन है, अगेन वो एक तरीके से आपको एक सडनली सर्ज ऑफ एनर्जी होता है और फिर वो क्रैश भी करता है उतनी ही जल्दी। तो कैफीन इज़ नॉट अ गुड थिंग, और उसमें फटीग, बाद में जैसे ही वो क्रैश करेगा आपको थकान महसूस होगी, तो इतना फ्रेश महसूस नहीं होगा जी, राइट। उसके अलावा बीट रूट जूस, सूप जैसे कि टमाटो सूप और गाजर का सूप, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह भी हैं। और सूप में भी आप क्लियर सूप ना करके आप उसके अंदर, जिससे थोड़ा पेट भी भरा रहे और आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी मिले कि आपने कुछ खाया, तो वो सूप आप सीव ना करें, मतलब छाने नहीं, उसको बॉयल करके और उसको मिक्सी में डाल के उसको वैसे का वैसे लें जिसमें आपको फाइबर भी मिले और उसको रिटेंशन ज़्यादा देर तक हो।
जी। सो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, कई लोगों को होता है कि चॉकलेट खाएं, तो डार्क चॉकलेट्स आर गुड। उसमें थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, शुगर इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन चॉकलेट का फिर अगेन मतलब नहीं है, मॉडरेशन इज़ द की। ये नहीं कि आप चॉकलेट पूरा बार ख़त्म करके ही माने, तो थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें जो स्नैकिंग है, ये टिप्स ले सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में ये चीज़ें खा सकते हैं। जी, और छोटे छोटे परिवर्तन हैं, लेकिन जो इनका बदलाव है या परिणाम है वो बड़ा बदलाव दिखा सकता है। इसलिए हेल्दी चॉइसेस ऑप्ट करनी है खाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर नागपाल। सूरज जी का ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो देर रात तक पढ़ते हैं, फिर सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा उनके लिए, रेस्ट नहीं मिल पाता बच्चों को। कितना प्रभाव डाल सकता है ये उनकी परफॉर्मेंस पर? कोई संदेह नहीं है कि जितना भी रिसर्च अभी विज्ञान में हुआ है, रात की नींद होती है, क्योंकि कई बार ये गलत धारणा है कि सुबह 5 बजे तक पढ़ लेते हैं और फिर 6-7 घंटे सो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सकारात्मक केमिकल्स हैं बॉडी में, ब्रेन में, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट तो देते ही हैं हमारे बॉडी के एनर्जी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, याद रखने के लिए, यहाँ तक कि रिवीजन के टाइम में भी एग्जाम से पहले। लेकिन नकारात्मक केमिकल्स जो होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जब हमारा 24 घंटे का जो एक दिनचर्या है वो टोटली अगर ख़राब होता है, तो जैसा अनुजा मैम ने बताया कि कहीं ना कहीं खाना हजम भी नहीं होता, फिर पेट में भी एसिडिटी हो जाती है, डकार आते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बच्चों को मरोड़ हो जाते हैं पेट में। तो ये बातों पे हम ध्यान दें, क्योंकि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का जो रिश्ता है, शायद परीक्षा एक समय है दोबारा इस बात को दोहराने का। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ दवाओं का इस्तेमाल जो है वो बच्चे अननोइंगली और अनइंटेंशनली कर बैठते हैं। अब जैसे घर में कहीं पेन किलर्स हैं, अभी जैसे हम अभी योगा का सुन रहे थे, बड़ा बेहतरीन एक सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं जोड़ों के लिए, थोड़ा बहुत लंबी सांस ले ली, घूमने चले गए 5 मिनट के लिए, अगर माता पिता टाइम निकाल के वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग थोड़ा सा भी कर लें, शरीर में एक योद्धा का एक नई ताकत आ जाती है। होता क्या है कि हम पिल्स खा लेते हैं, नहीं घर में पड़ी हैं, कोई एंग्जाइटी की पिल हैं या अवसाद की हैं, नींद की गोलियां हैं, बिल्कुल भी इस्तेमाल इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। मेमोरी के पिल्स आ गए हैं, कहाँ से कहाँ इस्तेमाल, जो बीमारियों में होते हैं, जो एक्सपर्ट्स प्रॉपरली इवेलुएट करके प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट से लेके बच्चे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और ये टाइम में हम बहुत ऐसे केसेस देखते हैं। तो माँ बाप के लिए और ख़ासकर टीचर्स के लिए भी एक एडवाइस है, बच्चों को बताएं कि बिना किसी इवैल्यूएशन के ज़रूरत के वजह कोई दवाई ना ली जाए। बेवजह उसका इस्तेमाल करने से एडिक्शन भी होता है, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और जितना बच्चा पढ़ना चाहता है थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा दवाइयों से, लेकिन उसके इफ़ेक्ट जो है फिर पढ़ाई और पीछे कर देते हैं। जी, अनिल कुमार जी, एग्ज़ाम से एक दिन पहले की बात करें, किस तरह से खुद को तैयार करें एंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि उस समय बहुत सी चिंता भी रहती है, एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना है, कैसे तैयारी करनी है और चेक पॉइंट्स क्या रखने हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस दिन एग्ज़ाम है, सपोजिंग टेंटेटिवली 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम, 10:30 से 10:15 से लेकर के 10:30 के बीच में लिखना शुरू करना है आपको। तो अपने आप को ओरिएंट बैक करना है। सबसे पहले आपको 6 से 7 घंटे की नींद अति आवश्यक है। अगर आप ढंग से नहीं सो रहे हैं तो आप अपनी बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस में नहीं आ सकते। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो 5 बजे सो करके 7 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं 4 घंटे की नींद लेकर के, तो उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं होगी। तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो दिनचर्या में लास्ट के दिन पढ़ करके कोई बड़ा तीर नहीं मारा जा सकता। लास्ट के दिन सिर्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक के अंदर मुझे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बस मैंने दूसरा टॉपिक ये पढ़ा है, इसको ध्यान में रखना है। यानी कि टास्क को बहुत छोटा छोटा तोड़ करके ज़रूरी मात्रा में अपने अंदर बार बार रिफ्लेक्ट करके माइंड में सेटिंग करना है। आवश्यक मैंने कहा 6 से 7 घंटे की नींद, दैट इज़ मस्ट। उसके बाद मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी है कि जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आपके बहुत पक्के हैं, तो उन पर बार बार मंथन करके, कई बार क्या होता है कि हम ओवरडू कर लेते हैं, तो भी शारीरिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि बहुत अच्छी आती हुई चीज़ आज बच्चा भूल जाता है। जैसे मैं अपने ज़माने का एक सवाल बताता हूँ, बेसल्स फार्मूला, एक मैंने मैथमेटिक्स में हमारे पढ़ते थे हम, वो मेरे मास्टरी किया हुआ था, लेकिन पेपर के दिन में उसी दिन गलत हो गया। क्यों? आपने उसको इतना ओवरडू कर दिया कि दैट आपको अब याद ही नहीं आ रहा कि गलती कहाँ पर है।
तो अपने आप को अपने बॉडी के नियंत्रण को बना के रखना है, वो आवश्यक है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात कि बहुत ज़्यादा एक ही बात को पढ़ते रहने से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी है, गीतांजलि है, इनका सवाल ये है कि बच्चा बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके जाता है, लेकिन उसका कहना है कि बार बार पढ़ने के बाद भी वो भूल जाया करता है। सागर जी हमारे साथ हैं। सागर जी, दो वजह से बातें होती हैं, या तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तनाव हो जाए, कुछ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। कैसे अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं, जो तनाव का प्रभाव है उसे कैसे कम करना है, और एग्जाम हॉल में विशेष तौर पर मन को शांत करने के लिए क्या उपाय आप बताना चाहेंगे? किस तरह की क्रियाएं या प्राणायाम उपयोगी हो सकता है? तो अभी हम कुछ आसनों का अभ्यास देखने जा रहे हैं। हाँ, यह आसन हमें खड़े होकर करना है। इस आसन का नाम ताड़ासन होता है। हाथों की उंगलियां सामने लेके आएंगे, उंगलियों को जकड़ेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर खींचेंगे और शरीर ऊपर की ओर खींचेंगे। संभव है तो पंजों के बल खड़े हो जाए। यह आसन पूरे शरीर में खिंचाव देता है और पूरे शरीर को शांति प्रदान करता है। आप इस आसन में 30 से 40 सेकंड तक रुक सकते हैं। जिस तरीके से गए थे उस तरीके से धीरे से वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास भुजंग आसन। यह आसन हम पेट के बल करते हैं। हथेलियां छाती के बगल में रखें। श्वास भरते हुए ठुड्डी छाती ऊपर की ओर उठाएं, आकाश की ओर देखने का प्रयास। आसन में रुके रहें, श्वास सामान्य रखें। इसी के बाद आगे मुड़ने वाला अभ्यास शशक आसन। नितंब को एड़ियों से लगाएं, हथेलियों को सामने रखें, शरीर को ढीला छोड़ें। यह आसन तनाव को दूर करने में और मानसिक शांति प्रदान करने में बहुत लाभकारी है। शरीर को केवल ढीला छोड़ दें। इसके पश्चात आप अपने कमर के बल लेट जाएं। पैरों में अंतराल करें, हाथों की उंगलियां आकाश की ओर, हथेलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई। शव आसन। कुछ देर के लिए इसमें आराम करें, शरीर ढीला छोड़ दें। श्वास प्रश्वास लंबा रखें। यह आसन आपकी शारीरिक थकावट दूर करता है, मानसिक थकावट दूर करता है। सागर जी, ये जो आपने आसन बताए हैं ये बच्चे घर पर ही करके जा सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा वो जो बटरफ्लाइज होती है एग्ज़ाम से ठीक पहले, या थोड़ी सी एंग्जाइटी फील हो रही है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? उसके लिए कुछ श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हैं जिसके लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि श्वास का संबंध पूरे हमारे विचारों से है, मन से। अगर हम नर्वस हो जाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो उस ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले ही आप डेस्क पे बैठे हुए वहीं पर आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करें और लंबा गहरा धीमा श्वास भरने का प्रयास करें। अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। अपने श्वास प्रश्वास को देखते हुए लंबा गहरा श्वास। आप देखेंगे 1 या 2 मिनट में आपका मन बिल्कुल इस तरीके से शांत हो जाता है। ये डीप ब्रीदिंग योगिक प्रैक्टिसेस है। इसको आप रोजाना भी अभ्यास कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है एग्जाम से पहले आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जी, डॉक्टर नागपाल, ये जो सवाल भी था गीतांजलि जी का, जिस पे उन्होंने कहा कि बार बार बच्चे भूल जाया करते हैं, क्या ये एक इस बात का संकेत हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया है? ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हमारे आम जो फीलिंग्स होती हैं वो लक्षणों में बदलती रहती हैं। कोई संदेह नहीं है कि घबराहट, बेचैनी, एक मन की दहशत, अवसाद की भावना जो होती है, एक उदासी जो होती है, एग्ज़ाम के टाइम हो, परिवार को हो, हम सब महसूस करते हैं थोड़े बहुत। कई बार इनके जो आंकड़े होते हैं या तादाद होती है बढ़ जाती है। ये बातें अक्सर फैमिली में होती नहीं हैं, क्योंकि सब समझते हैं कि भाई ये तनाव बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है बच्चा एक्चुअली माइल्ड डिप्रेशन में हो या एंग्जाइटी का शिकार हो, लक्षण बढ़ रहे हों। तो ऐसे टाइम में अपने स्कूल के काउंसलर से या अपने स्कूल की सुविधा जो भी है, कोई भी एक्सपर्ट हो,
उनसे राय जरूर लीजिए, क्योंकि मशवरा जो है, विचार विमर्श जो है, ऐसे टाइम पे बहुत काम आता है। दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसा अभी हमने योगा एक्सपर्ट से भी सुना, सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग जो होती है, हल्की गहरी लंबी सांस लेना, पानी एडिक्वेटली लेना, बॉडी और मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच करते रहने से, सलाह देना, मशवरा देना एक अलग बात है, लेकिन बच्चे के साथ बैठकर उसको तसल्ली देते रहना बहुत कामयाब बात मानी जाती है। कंपैशन और कम्युनिकेशन जो कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि बस आपस में हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, मिलजुल के एक दो गाने गा लें, थोड़ी अंताक्षरी खेल लें, चुटकुले शेयर कर लें। हंसी का माहौल कई बार घर में नहीं देखा जाता है परीक्षा के समय। माँ बाप से निवेदन है कि कर्फ्यू मत लगाइए घर पे। बहुत महत्वपूर्ण बात। ये बातें बहुत मैटर करती हैं, और बच्चों की जो लक्षण होते हैं वो आम परिस्थिति की तरह जो तनाव होते हैं वो बन जाता है फिर। जी, और जाहिर तौर पर कभी कभी जब लगे कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, यानी हमारा उन पर बस नहीं चल रहा, तो सिर्फ एक गहरी सांस लेकर लेट गो करना सबसे आसान होता है। कुछ और प्रभावशाली उपाय जानेंगे विशेषज्ञों से कि किस तरह से परीक्षा के तनाव को आप दूर कर सकते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए टोटल हेल्थ। हम जल्द लौटते हैं। Now we come to rapid fire. गया है फिर एक बार देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत के 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एग्जाम स्ट्रेस के विषय पे हम बात कर रहे हैं आज टोटल हेल्थ में। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, श्री अनिल कुमार, प्रिंसिपल DPS RK पुरम, डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, सीनियर साइकेट्रिस्ट, मूलचंद मेडिसिटी, और डॉक्टर अनुजा अग्रवाल, फॉर्मर सीनियर एक्सपर्ट डायटेटिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से, कुछ भ्रमों को दूर करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल अनिल कुमार जी आपसे कि बोर्ड एग्जाम्स का मतलब है सेक्रीफाइस, यानी ना कोई आउटिंग, ना टेलीफोन्स, ना इंटरनेट, ना रिक्रेशन, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, बच्चों को जितना प्रेशराइज करेंगे बच्चे पढ़ाई को लेकर उतना ही सीरियस होंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। गलत है। डॉक्टर अनुजा, स्किपिंग द मील्स यानी अपने आहार को कम से कम खाना या छोड़ देना एक्टिव रखने में सहायक है, जिससे लंबी देर तक, अधिक देर तक बच्चा पढ़ाई कर सकता है? बिल्कुल गलत। अनिल जी, अगर बहुत अधिक देर तक पढ़ेंगे यानी ब्रेक नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा याद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना कम, और रिटेंशन इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नागपाल, अगर तनाव नहीं होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। पॉजिटिव तनाव जरूरी है। क्या तनाव डाइजेशन पर, एपेटाइट पर प्रभाव डाल सकता है डॉक्टर अनुजा? यस, डेफिनेटली। कौन सा समय पढ़ने के लिए अच्छा है, रात भर जागकर पढ़ना या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना? डॉक्टर अनिल कुमार जी। इसमें कहूँगा ये प्योर इंडिविजुअल है, जैसा बच्चे का सर्केडियन रिदम है वैसा यूज़ करें, लेकिन परीक्षा को ध्यान में रख के। जी, क्या स्मोकिंग करना या धूम्रपान करना अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है डॉक्टर नागपाल? बहुत गलत है। इसके नुकसान और दुरुपयोग के जो परिणाम हैं बहुत मेडिकली डिस्टर्बिंग हो सकते हैं और एडिक्शन भी हो सकता है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। टी, कॉफ़ी, मेमोरी एनहांसर्स, एनर्जी के लिए ड्रिंक्स लेना कितना उपयोगी हो सकता है डॉक्टर अनुजा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जितना जल्दी एनर्जी सर्च करता है उतना क्रैश भी करता है। जी, तो बिल्कुल ठीक नहीं है।
अनिल जी, अगर पहला एग्जाम बच्चे का खराब हो गया तो उसके बाद आगे के एग्जाम पर ध्यान ही नहीं जाता, क्या करें? बहुत सिंपल, भूल जाएं। आवश्यक ये है जो दिन था वो हो सकता है आपका उस दिन ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन अच्छा नहीं होगा। जी, अगर बच्चे को लगे कि वो एग्जाम हॉल में पहुंचकर सब कुछ भूल गया है, डॉक्टर नागपाल, क्या किया जा सकता है? हल्की लंबी गहरी सांस लें इत्मीनान से, अपने हाथों को पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करें, पानी पिएं और आंखें बंद करके धीरे धीरे जो रिवाइज किया गया है एक रात पहले, एक हफ्ता पहले, उसको याद करें, सब कुछ याद आ जाएगा। डॉक्टर अनुजा, क्या हाई कार्ब डाइट लेना, जंक फूड लेना ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप ऐसे पदार्थ लें जो आपके सस्टेन्ड एनर्जी हो, तो ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें जो कि सस्टेन्ड एनर्जी रखे उसको ज़्यादा सेवन करना चाहिए। जी, अनिल कुमार जी, बच्चे ये भी सोचते हैं कि जितने लेंदी आंसर्स लिखेंगे, यानी जितनी आंसर शीट्स भर जाएंगी, नंबर उतने ही अच्छे आएंगे, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न ने क्या पूछा है उस पर ध्यान दें और उस तरीके से जवाब दें। डॉक्टर नागपाल, एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले अपने फ्रेंड्स से ये डिस्कस करना कि तुमने क्या पढ़ा, क्या एक अच्छा उपाय है? आम डिस्कशन जरूर होना चाहिए, हंसी मजाक भी ज़रूर होना चाहिए, थोड़ा तनाव कम हो जाता है, लेकिन एक दूसरे से तुलना करना, कितनी पढ़ाई की, कितना समय अपने पढ़ाई में दिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर अनुजा, अगर एग्जाम वाले दिन हैवी ब्रेकफास्ट किया जाए तो उससे नींद अधिक आती है, तो अगर ठीक से एग्जाम देना है तो बहुत से बच्चे अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी मील है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मील है, लेकिन ये देखें कि आप ब्रेकफास्ट एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले लें। जी, अनिल कुमार जी, क्या ग्रुप स्टडीज़ करना, ग्रुप डिस्कशंस करना बेहतर याद करने में सहायक होता है? डेफिनेटली, अति आवश्यक। जितना ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना एक दूसरे को, क्योंकि हम ऑडियो विजुअल सेम फ्रेम में आ जाते हैं, रिटेंशन ज़्यादा होता है। क्विक फिक्स टिप्स क्या हो सकते हैं डॉक्टर नागपाल अपने तनाव को तुरंत कम करने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जितनी ऊर्जा हमारे हवा में है, ऑक्सीजन में है, हम पूरी सांस नहीं लेते हैं। फेफड़ों के मुताबिक कम से कम 4-5 लीटर बीच बीच में हवा लेनी चाहिए, इसलिए हल्की गहरी लंबी सांस लेने के आदी बनिए और पानी ज़रूर पीजिए। कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक्सरसाइज, खेलना कूदना एग्जाम के टाइम में ज़रूर मेंटेन रहना चाहिए, पल दो पल के लिए क्यों ना हो। वार्तालाप, शेयरिंग बाय केयरिंग एंड गुड कम्युनिकेशन एट होम, टीचर्स के साथ ये मेंटेन करिए। डॉक्टर अनुजा, एग्जाम वाले दिन में क्या सिर्फ दूध पीकर जाना एक अच्छा उपाय है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ दूध पीना नहीं, आपको एक बैलेंस्ड मील लेके जाना चाहिए। अपने एग्जाम को पूरी तरह से लिखने के बाद कितना आवश्यक है उसको रीचेक या रिवाइज किया जाए अनिल जी? अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने जो परफॉर्म किया है उस पर एक बार ग्लांस थ्रू किया जाए तो ये श्योर करता है कि कोई गलती है तो आप फ्रेश लुक से देख रहे हैं तो उसको दूर कर सकते हैं। माता पिता को कितनी आवश्यकता है कि अपना तनाव कम रखें और बच्चे को भी तनाव न दें? डॉक्टर 100%, क्योंकि आपका तनाव बड़ी जल्दी बच्चों पे ट्रांसफ़र होता है। बच्चों के खुशियों के लिए अपने तनाव को मैनेज करिए और उनको एनकरेज करिए, एनेबल करिए और एम्पावर करिए। डॉक्टर अनुजा, कितना इम्पॉर्टेंट है सही न्यूट्रिशन मिलना और किस तरह से बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है एग्जाम्स में? सही न्यूट्रिशन डेफिनेटली एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें एक आप प्लेट के माध्यम से समझ सकते हैं कि आधी प्लेट अगर समझी जाए तो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, 1/4 प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए और 1/4 हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। तो हर मील में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो आपका लंच हो या डिनर हो, इस तरीके के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। जी, सागर जी, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में हमारे सभी व्यूअर्स को? योग कितना उपयोगी हो सकता है परीक्षा के इस तनाव को कम करने के लिए और शांत मन से अपनी जो बेहतर क्षमताएं हैं या योग्यताएं हैं उनके अनुसार परफॉर्म करने के लिए? योग एक दिन का उपाय नहीं है, योग एक जीवन शैली है। अगर आप रोजाना योग का अभ्यास करेंगे तो ऐसा पाया गया है कि आप तनाव से संबंधित समस्याओं से बेहतर डील कर पाते हैं जी। इसलिए योग को अपनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर अनुजा, क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत जो है जीवन भर चलेगी, सिर्फ परीक्षाओं तक की बात नहीं है और परीक्षाएं तो जीवन में आती ही रहेंगी। मेरा ये कहना है कि
जिस समय परीक्षा आ रही है उसी टाइम आप हेल्दी फूड के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। आपको हमेशा ही हेल्दी फूड खाना चाहिए और हेल्दी मील्स का सेवन करना चाहिए। तो उसमें आपके रेगुलर मील्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच, आपका थोड़ा स्नैकिंग भी ज़रूरी है, इवनिंग स्नैकिंग एंड डिनर टाइम, वो भी 8 बजे से पहले टाइमली खाना खाना ज़रूरी है जी। और आपको बीच बीच में स्नैकिंग करनी है तो हेल्दी स्नैकिंग बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, सेहत का ध्यान रखना है सबसे पहले। अनिल कुमार जी, आपका संदेश, कैसे बोर्ड की परीक्षाओं को सरलता से सभी बच्चे पार कर सकते हैं? बहुत आसान, मोमेंट में जियो, वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। आप जिस मोमेंट में हैं, जो कर रहे हैं वो करें, अच्छे से करें, समस्याएं दूर। आप जो कर रहे हैं उससे अलावा कुछ और सोच रहे हैं, आगे का या पीछे का, दोनों ही सूरतों में नुकसान। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, कैसे परीक्षा को हवा ना बनाकर एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह लें और कैसे सीख लें आगे आने वाले जीवन के लिए? बिल्कुल, तनाव महसूस करना स्वाभाविक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि तनाव पीड़ित ना होने दें और हम तनाव के लक्षण ना बढ़ने दें। जिम्मेवारी लें, जानकारी लें और समझदारी लें। परिवार के सदस्यों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के सारथी बनिए, उसके सार्थक बनिए और खुशियाँ बांटिए। अपने तनाव बच्चों में ना डालिए और हर पल याद रखें कि संपूर्ण विकास के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य जरूरी है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अनिल कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, डॉक्टर अनुजा अग्रवाल और सागर अधिकारी जी। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत प्रभावशाली तरीके से बताया है कि परीक्षाएं आती जाती रहती हैं और हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो हमारी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, इसके लिए अपने हिम्मत और हौसले को बरकरार रखना है। ना हारे हैं अभी हिम्मत और ना ही हमने बाजी हारी है। कर दिखाना है जीवन में बहुत कुछ, क्योंकि जीवन का सफ़र अभी जारी है। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और निरंतर चलकर उस लक्ष्य तक पहुंचना भी, क्योंकि कहा जाता है कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परीक्षाएं हों या जीवन में बड़ी समस्याएं, उनको पार पाने के लिए खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। और जो पेरेंट्स हैं, जिनको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं या उम्मीद रहती है कि बच्चा सब कुछ कर दिखाएगा, उनको ये जान लेना चाहिए कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं और ज़िंदगी नंबर पर नहीं टिकी रहती है। अगर आपको किसी बात पर ध्यान देना है तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि बच्चे में वो सभी गुण आए जिससे न सिर्फ बोर्ड की परीक्षा बल्कि जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना बच्चा अपने बल पर कर सके। बच्चों को आत्मविश्वास दें, उन्हें अच्छे गुण दें और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयत्न करें। टोटल हेल्थ के माध्यम से जानकारी और जागरूकता का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला जीवन आपके लिए उत्तम हो, इसी कामना के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।